Hello students, welcome back to Magnet Brains. I am Lisha Thakur, your English educator, and आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं the MCQs of this very interesting poem that we have studied, that is the Rhyme of an Ancient Mariner. Okay, so हम जान चुके हैं ये पूरी की पूरी poem को, जानते हैं थोड़े हम MCQs देख लेते हैं. Who is the narrator of the poem? कौन है narrator इस poem में? कौन सुना रहा है अपनी कहानी इस poem में? We know it is the ancient mariner जो अपनी कहानी सुना रहा है. एक बार हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं पूरी की पूरी poem में हमने पढ़ा क्या है. Ancient mariner होता है, हमने अभी इसमें आंसर करा कि वही अपनी कहानी सुना रहे हैं. तो वो अपनी कहानी सुनाते हैं, किसको वो अपनी कहानी सुनाते हैं? एक वेडिंग में जाते हुए गेस्ट को वो पकड़ लेते हैं, रोक लेते हैं और फिर बोलते हैं अपनी कहानी सुनाना चालू कर देते हैं बेसिकली वो उसको. तो वो वेडिंग गेस्ट उनसे बोलता है अरे मेरा हाथ छोड़ो. जैसे ही वो बोलता है मेरा हाथ छोड़ो तो एंशिएंट मैरिनर उनका हाथ तुरंत छोड़ देते हैं. और एंशिएंट मैरिनर का हाथ बताया कि वो बहुत स्किनी सा था, पतला सा था, बहुत मतलब ऐसे वीक टाइप के थे एंशिएंट मैरिनर. ठीक है, मैरिनर क्या होता है? जो इंसान शिप्स पे सेल करता है, और एंशिएंट मतलब बहुत पुराना. ठीक है, तो एंशिएंट मैरिनर थे. ठीक है, वो अपनी कहानी सुनाना चाह रहे थे वेडिंग गेस्ट को रोक के, बट वेडिंग गेस्ट बोलता है नहीं नहीं मेरा हाथ छोड़ो. अब वो हाथ छोड़ तो देते हैं उसका, बट वेडिंग गेस्ट इज इन लाइक ऑ ऑफ हिम. उनकी एंशिएंट मैरिनर की आंखों में एक चमक थी, एक ग्लिटर था, जिससे मानो हिप्नोटाइज ही हो गए थे जो वेडिंग गेस्ट थे. वेडिंग गेस्ट को जाना था वेडिंग में, बार बार उनको सुनाई दे रहा था कि लाइक कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज आ रही है, अभी ब्राइड आ गई होगी, अभी ऐसा हो रहा होगा, अभी डिनर चालू हो गया होगा. बट वो ध्यान से बैठ के वहीं पे सुन रहे थे एंशिएंट मैरिनर की पूरी कहानी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया एंशिएंट मैरिनर की आंखों में एक चमक थी, एक ग्लिटर थी उनकी आंखों में, जिससे उन्होंने उनको कैप्टिवेट कर लिया था, रोक लिया था. नाउ वो बैठे हैं, कहानी सुन रहे थे एंशिएंट मैरिनर की. वो अपनी कहानी सुनाना शुरू करते हैं कि हम ना शिप पे निकले थे, मौसम बहुत अच्छा था, हम लोग अपने मतलब शोर से निकले थे एंड सब बढ़िया था. जो उनके साथ के सेलर्स थे, मैरिनर्स थे, वो सब भी बढ़िया थे, सब अच्छा था, मतलब बहुत प्यारा मौसम था. बट उसके बाद थोड़े टाइम बाद उनकी शिप एक स्टॉर्म में फंस जाती है, एक तूफान में फंस जाती है समुंदर के बीचों बीच. और वो जाके स्टॉर्म के बाद एक ऐसी जगह पे फंस जाते हैं जहाँ पे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है, आइस ही आइस होती है. आइसबर्ग्स से उनकी जो शिप है पूरी की पूरी एंशिएंट मैरिनर की बेचारों की, उनकी सेलर्स की, घिर जाती है. तब आती है एक एल्बाट्रॉस नाम की बर्ड उनके रेस्क्यू में. ठीक है, ऑलमोस्ट उनके रेस्क्यू में. क्रिश्चियनिटी में उनके वहाँ पे माना जाता है कि एल्बाट्रॉस बर्ड एक गुड ओमेन होती है, मतलब एक शुभ साइन होता है. जैसे हम हमारे घर में बोलते हैं ना कि ये चीज़ शुभ है, ये चीज़ अशुभ है. ठीक है, तो दिस इज गुड, दिस इज बैड. वहाँ पे माना जाता है एल्बाट्रॉस बर्ड जो है वो एक शुभ साइन होता है, एक अच्छा साइन होता है, गुड ओमेन है. तो वो आती है बर्ड. अब जैसे ही वो बर्ड उनकी शिप के आसपास उड़ने लगती है, तभी मौसम मतलब जो आइसबर्ग्स हैं वो टूट जाते हैं थोड़ा, और उनके पास शिप के पास रास्ता बन जाता है आइस से बीच में से निकलने का. अब वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं, उनको लगता है सब एल्बाट्रॉस बर्ड ने किया है, वो भगवान की मैसेंजर है और बहुत अच्छी बर्ड है. और वो लोग एल्बाट्रॉस बर्ड को खाना देने लगते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं. लेकिन एक दिन एंशिएंट मैरिनर क्या करते हैं, अपना बो एंड एरो उठाते हैं और, सही सोच रहे हो, पता नहीं क्यों, रीजन भी नहीं बताया हमको, बट उनने एल्बाट्रॉस बर्ड को मार देते हैं, शूट कर देते हैं अपने बो एंड एरो से. और इसमें लिखा है कि विदाउट एनी रीजन, बिना कोई रीजन के, एकदम ऐसे क्यों कर दिया, ऐसा सब सोच में पड़ गए कि क्यों एल्बाट्रॉस बर्ड को मार दिया. और वो मार देते हैं एल्बाट्रॉस बर्ड को. अब जो सेलर्स हैं, थोड़े टाइम तक सब ठीक रहता है, तो सेलर्स आर लाइक हाँ तुमने अच्छा ही किया एल्बाट्रॉस बर्ड को मार के. हो सकता है वही बर्ड थी जो स्टॉर्म लेके आई थी, जो आइसबर्ग में हमको फंसा के रखा था, जिसने मिस्ट एंड स्नो लेके आई थी जो बर्ड. लेकिन सब लोग बोलते हैं पहले ये वाली बात. फिर अब इसमें बताया है पोम में कि लोग कितने फिकल माइंडेड होते हैं, कितनी आसानी से बदल जाते हैं, कितनी आसानी से चेंज कर लेते हैं अपने व्यूज एंड ओपिनियंस, कितनी जल्दी पलट जाते हैं.
तो जैसे ही शिप ऐसी जगह पे जाके फंस जाती है जहाँ पे हवा नहीं चल रही, कड़कती हुई धूप है, सर के ऊपर लिटरली उनके सूरज है और बोट बस खड़ी है, उनकी शिप मूव भी नहीं कर रही है, चारों तरफ पानी ही पानी है, बट उनके पास पीने के लिए बिल्कुल पानी नहीं बचा है। अब उनका जो पीने वाला पानी है वो सब खत्म हो चुका है। तो दिस इज आयरनी ऑल्सो कि उनके पास पानी पीने के लिए नहीं है और वो चारों तरफ पानी से ही घिरे हुए हैं। तो ये लाइन भी कही गई है, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर अ ड्रॉप टू ड्रिंक, ठीक है। तो अब वो ऐसे फंस जाते हैं जब वो ऐसे फंस जाते हैं सब, तो मैरिनर्स को लगता है कि नहीं, ये जो एंशिएंट मैरिनर ने किया ना, अल्बाट्रॉस बर्ड को मार दिया, बेचारी इतनी अच्छी बर्ड को जिसने हमको आइस से निकाला था, उसी बर्ड को मारा है ना इसने, इसी चक्कर में हम ऐसी जगह पे फंस गए हैं। और पूरी की पूरी गलती किसकी? एंशिएंट मैरिनर की। तो सब लोग मिलके आते हैं एंशिएंट मैरिनर के गले में जो क्रॉस होता है, जो क्रिश्चियन लोग गले में क्रॉस पहनते हैं ना, वो क्रॉस निकाल देते हैं और उसकी जगह उसके गले पे अल्बाट्रॉस बर्ड की डेड बॉडी टांग देते हैं। और इसी के साथ हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ द पोम खत्म होता है। हमारे कोर्स में इस पोम की सिर्फ 2 पार्ट्स हैं। एक्चुअल में ये बहुत लंबी पोम है, ठीक है, बैलेड स्टाइल में इसको लिखा गया स्टोरी फॉर्म में, बट हमारे कोर्स में इसके फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं एंड यहाँ तक फर्स्ट 2 पार्ट्स की जो स्टोरी थी वो थी। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चंस आंसर करते हैं, इसके बेसिस पे करते जाते हैं। व्हाट इवेंट डज द मैरिनर स्टॉप द वेडिंग गेस्ट फॉर? क्यों जो वेडिंग गेस्ट को है स्टॉप करते हैं एंशिएंट मैरिनर? टू गिव हिम अ गिफ्ट, वो उसको एक गिफ्ट देना चाहते थे वेडिंग गेस्ट को? नहीं। टू आस्क फॉर डायरेक्शंस, वो पूछना चाहते थे कहीं जाने का रास्ता उस वेडिंग गेस्ट से एंशिएंट मैरिनर? बिल्कुल नहीं। टू टेल हिज टेल, हाँ। टू सिंग अ सॉन्ग भी नहीं है। टू टेल हिज टेल, टेल मतलब हमको पता है स्टोरी, कहानी, तो अपनी कहानी सुनाने के लिए, अपनी टेल सुनाने के लिए वो जो वेडिंग गेस्ट है वो उसको रोकते हैं। तो दैट इज द करेक्ट आंसर सी। What creature does the mariner kill? कौन से क्रीचर को मैरिनर मार देते हैं इस पोम में एंशिएंट मैरिनर? एक सीगल को, एक डॉल्फिन को, एक एल्बाट्रॉस को, या फिर अ पेंगुइन? तो ही किल्स एन एल्बाट्रॉस बर्ड। एल्बाट्रॉस एक बर्ड होती है जो सी एरिया में ही रहती है, ठीक है, और बहुत एक बड़ी सी विशाल सी बर्ड होती है। उस बर्ड को जो हमारे पोम में मेन कैरेक्टर है एंशिएंट मैरिनर, वो मार देते हैं अपने बो एंड एरो से। Now what does the albatross symbolize before its death? जब डेथ नहीं हुई होती है एल्बाट्रॉस की, जब एंशिएंट मैरिनर उसको अपना बो एंड एरो उठा के मार नहीं देते हैं, उससे पहले एल्बाट्रॉस क्या सिग्निफाई करती है? क्या वो डेथ सिग्निफाई करती है? क्या वो होप एंड गुड लक, या फिर हंगर, या फिर फियर? तो मैंने आपको बताया, अभी हमने रिकैप भी करा पोम का, पूरी की पूरी पोम में स्टार्टिंग में भी बताया है कि क्रिश्चियनिटी में माना जाता है कि एल्बाट्रॉस बर्ड जो है इट इज जीसस की तरफ से भेजी जाती है, भगवान की तरफ से भेजी जाती है, गुड ओमेन होती है, एक अच्छा साइन होता है, ठीक है, गुड लक एंड होप सिग्निफाई करता है, जो शुभ होता है बेसिकली। तो होप एंड गुड लक जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नाउ व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर किलिंग द एल्बाट्रॉस? जब एंशिएंट मैरिनर विदाउट एनी रीजन ऐसे इम्पल्स में आके एल्बाट्रॉस बेचारी बर्ड को मार देते हैं, तो उसमें बैड क्या होता है, पनिशमेंट क्या होती है उनकी? जो शिप है वो डूब जाती है, द शिप सिंक्स, या फिर द क्रू सफर्स फ्रॉम थर्स्ट एंड स्टिलनेस, द मैरिनर इज थ्रोन ओवरबोर्ड, या फिर द मैरिनर इज अरेस्टेड। मैरिनर को फेंका भी नहीं जाता है और ना ही मैरिनर को अरेस्ट किया जाता है। द करेक्ट आंसर इज द क्रू सफर्स फ्रॉम थर्स्ट एंड स्टिलनेस। जो शिप है मैंने आपको बताया पानी में आके एक ऐसी जगह पे रुक जाती है जहाँ पे सन उनके डायरेक्टली ऊपर होता है 90 डिग्रीज पे, ठीक है, और पूरी इतनी धूप में हवा बिल्कुल नहीं चल रही होती है, एकदम स्टिल हो जाता है सब कुछ। बोला भी गया है पोम में कि ऐसा लगता है मानो कोई पेंटिंग बनी है, पेंटिंग पे शिप है, पेंटिंग पे पानी है, क्योंकि ना पानी मूव कर रहा है ना शिप मूव कर रही है, ना कुछ हवा चल रही है। तो जो पूरा का पूरा क्रू है जो शिप पे फंसा हुआ है वो प्यास से तड़प रहे होते हैं एंड स्टिल होते हैं, उनकी शिप मूव नहीं कर रही होती, इन सब चीज़ों से वो सफ़र कर रहे होते हैं। और यही पनिशमेंट वो लोग मानते हैं क्योंकि एल्बाट्रॉस बर्ड को मार दिया गया है बाय द एंशिएंट मैरिनर, अब उनको ये सब पनिशमेंट झेलनी पड़ रही है। Now what ironic line shows their suffering at sea? मैंने आपको इसका आंसर बताया था, अभी हमने रिकैप किया था। तो
वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर अ ड्रॉप टू ड्रिंक, क्योंकि जो शिप है वो स्टिल है, पानी मूव नहीं कर रहा है, इतनी सी भी हवा नहीं चल रही है, वो लोग फंस गए हैं बीच समुंदर में, ऊपर इतनी धूप चल रही है एंड उन लोग के पास पीने के लिए पानी नहीं है, जबकि वो सी में है, चारों तरफ पानी ही पानी है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। तो इसमें आयरनी है, ठीक है, कि जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, चारों तरफ पानी है फिर भी पीने के लिए पानी नहीं है। Now what is hung around the mariner's neck as a punishment? मैरिनर के नेक के आजू बाजू क्या टांग देते हैं, वो उसका क्रॉस निकाल के मैंने आपको बताया था, एल्बर्ट्रॉस की डेड बॉडी, ठीक है, द एल्बर्ट्रॉस वो डाल देते हैं, और क्रॉस तो नहीं डालते, वो शिप का एंकर भी नहीं डालते, डेड फिश भी नहीं डालते, दे पुट द एल्बर्ट्रॉस अराउंड हिज नेक। Now, who are the supernatural figures that appear in the poem? कौन से supernatural figures हैं? Spirit आती है, spirit of the albatross. Now, who listens to the mariner's story? कौन है जो मैरिनर की कहानी को सुनता है? डेथ सुनती है, गॉड भगवान सुनते हैं, एक वेडिंग गेस्ट सुनते हैं, या फिर एल्बर्ट्रॉस बर्ड जो है बेचारी वो सुनती है। एक वेडिंग गेस्ट जो है, जो वेडिंग में जा रहे होते हैं, उनको रोक लेते हैं एंशिएंट मैरिनर अपनी कहानी सुनाने के लिए, बेचारे वो वेडिंग भी अटेंड नहीं कर पाते, कहानी सुनने बैठ जाते हैं, तो वेडिंग गेस्ट को रोक देते हैं वो। Now, who do the sailors get angry? How do the sailors get angry? क्यों sailors जो हैं गुस्सा हो जाते हैं? They are killed by a storm, they are killed by the mariner, dropped into the sea, या फिर mariner kills the bird. क्यों गुस्सा हो जाते हैं? अगर वो मरी जाएंगे स्टॉर्म से या फिर मैरिनर के द्वारा, तो फिर वो गुस्सा कैसे होंगे? तो दैट डजंट मेक सेंस। ड्रॉप्ड इनटू द सी, वो सी में गिर जाते हैं इसलिए गुस्सा हो जाते हैं? नहीं, मैरिनर किल्स द बर्ड, जो एंशिएंट मैरिनर है वो बेचारी एल्बर्ट्रॉस बर्ड को मार देता है, और इसी बात से बाकी सारे के सारे क्रू मेंबर्स सेलर्स जो हैं वो गुस्सा हो जाते हैं, दे गेट एंग्री। What action brings the mariner spiritual relief? कौन सा एक्शन है जो मैरिनर को थोड़ी रिलीफ देता है? Throwing the albatross into the sea, drinking water, praying, या blessing the sea creatures unconsciously? तो he blesses the sea creatures unconsciously, बिना उसके मन में ये वाली बात आए कि मैं ऐसा कुछ काम कर रहा हूँ, वो बस ऐसा चाहता है कि सब अच्छे से रहें, सी क्रीचर्स अच्छे से रहें, तो वो उनको अनकॉन्शियसली बिना ज़्यादा सोचे ब्लेस कर देता है। Now what happens to the albatross after the mariner repents? Mariner जब repent करता है अपने एक्शन पे, उसको बहुत बुरा लगता है, तो albatross के साथ क्या होता है? It turns back to life, वापस जिंदा हो जाती है। It turns into a jewel, मतलब कोई ऐसे हार या कोई ऑर्नामेंट बन जाता है, या फिर इट फॉल्स फ्रॉम हिज नेक एंड सिंक्स इनटू द सी, उसके नेक से बंधा होता है ना एल्बर्ट्रॉस बर्ड, तो नेक से गिर जाता है उसके। दैट इज व्हाट हैपेंस। Who ultimately guides the mariner's ship out of the ice? जब बर्फ में फंसे हुए होते हैं मैरिनर की शिप, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, आइस ही आइस है, तो तब जो कौन सी चीज़ है जिसके कारण वो लोग वहाँ से निकल पाते हैं? सूरज की वजह से, या फिर द सी स्पिरिट्स आ जाती हैं, या फिर द मैरिनर हिमसेल्फ, मैरिनर खुद कुछ करता है कि वो निकल जाते हैं वहाँ से, या फिर एक एल्बर्ट्रॉस बर्ड आती है। तो एल्बर्ट्रॉस बर्ड आती है एंड इट इज़ अ साइन ऑफ गुड ओमेन, एक शुभ चीज़ मानी जाती है। जैसे ही एल्बर्ट्रॉस बर्ड उनकी शिप के आजू बाजू उड़ने लगती है, तभी रास्ता क्लियर हो जाता है शिप के लिए और वो आइस से बाहर निकल जाते हैं। Now what moral lesson does the mariner preach? क्या moral lesson जो है मैरिनर सुनाते हैं, सुनाना चाहते हैं अपनी स्टोरी से? कि कैप्टन की बात सुनो, ओबे योर कैप्टन, नेवर गो सेलिंग अलोन, अकेले सेल करने मत जाओ, लव एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल ऑफ गॉड्स क्रिएशन। तो हाँ, वो यही सिखाना चाहते हैं। ऐसा नहीं बोल रहे हैं वो ट्रस्ट नो वन, वो बस इतना बोल रहे हैं, ट्रस्ट नो वन वाली बात नहीं है पोम में, वो बोल रहे हैं लव ऑल द creatures that God has created, love and respect them, ठीक है? तो लव एंड रिस्पेक्ट का वो लेसन बताते हैं सबको। नाउ व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ द वेडिंग गेस्ट आफ्टर हियरिंग द टेल? वेडिंग गेस्ट का क्या रिएक्शन होता है पूरी बात सुनने के बाद? वो हंसते हैं, ही लाव्स, ही लीव्स इन एंगर, गुस्से से चले जाते हैं, ही इज सैडर एंड वाइजर, या फिर ही गोज टू स्लीप, सो जाते हैं वो। तो ही इज सैडर एंड वाइजर। कुछ भी हम कहानी सुनते हैं, कुछ भी हम चीज़ जानते हैं, तो हम उससे कहीं ना कहीं वाइजर होते हैं। मतलब अगर किसी की कहानी हमको पता चलती है, तो हम हो सकता है वो गलतियां रिपीट नहीं करेंगे जो उन्होंने करी, तो वी बिकम वाइजर। तो दैट इज वाई दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप सारे के सारे MCQs क्लियर होंगे।
सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई वुड लाइक टू टेल यू दैट Magnet Brains offers you free and very high quality education, so go check out the website magnetbrains.com and I'll see you guys in the next video. Until then, keep learning.